हेलो एवरीवन। जय हिंद। वैसे तो देखिए आज 11 मई है, लेकिन कल के करंट अफेयर ये नहीं हो पाया था, इसलिए आज की इस वीडियो में हम 10 और 11 मई के सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एक क्विक रिवीजन करेंगे पहले तो, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा था। वायुसेना के महानिदेशक संजीव कपूर बने हैं। 8,000 मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते। भारत का पहला एफसीटी हब बना हैदराबाद में। और ओडिशा ने आदिवासी स्वास्थ्य मेला स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है। अफगानिस्तान में जैसा कि तालिबानियों के जो नियम है सख्त होते जा रहे हैं, ऐसे में इन्होंने महिलाओं का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और कैदियों के लिए एक विशेष ऋण योजना लोन स्कीम है जीवला योजना, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। सीबीडीटी की नई अध्यक्ष बन गई है संगीता सिंह। तो इसी के साथ शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इस पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। हालांकि जब भी माउंट एवरेस्ट का डिस्कशन आता था तो मैं आप लोगों को हमेशा ही कामी रीता शेरपा के बारे में बताती थी। तब ये बताती थी कि इन्होंने 25 बार चढ़ाई की है। अब एक और रिकॉर्ड, मतलब कि रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। हालांकि पहली फतह इन्होंने 1994 में हासिल की थी। आप जानते ही हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये माउंट एवरेस्ट ही है। वैसे ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8848.86 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। और इसका जो नाम है ना, ये जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। अब माउंट एवरेस्ट से ही रिलेटेड कुछ जो जीके के क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। देखो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले जो पहले पर्वतारोही थे ये कौन थे, तो ये थे एडमंड हिलेरी और एक और व्यक्ति थे। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्गे। आप लोगों को मालूम ही होगा तेनजिंग नॉर्गे अवार्ड भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। दूसरा नाम आप याद रखेंगे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो इनका नाम था जुनको तबई। नाम जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, वैसे भारत की पहली महिला वो तो बछेंद्री पाल है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। फिर तीसरा नाम जो एग्जाम का पार्ट बनता है ये है फू दोरजी का। माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन पर चढ़ाई कर मतलब बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति ना, ये हो जाएंगे फू दोरजी। इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। तो बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अरुणिमा सिन्हा की यदि हम बात करें तो पहली दिव्यांग महिला। सराय खुमेलो तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले ये अश्वेत व्यक्ति थे। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड ये जितने जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आप लोगों को रिलेट करके बता दिए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर जो थे महिंद्रा राजपक्षे, इन्होंने इस्तीफा दिया है। आप जानते ही हो इस समय श्रीलंका में, आज मेरी टंग कुछ ज्यादा ही स्लिप कर रही है। देखो श्रीलंका में क्या है कि विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के चलते ना यहाँ पहले तो खाद्य आपातकाल लगाया गया था। हालांकि भारत ने इसे वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड कराई थी। भारत ने इसे 500 मिलियन के एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार भी किया था। हालांकि भारत के जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि अभी श्रीलंका जिस दौर से गुजर रहा है इस कंडीशन से निपटने के लिए इसे तत्कालीन वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, तो अभी 2 बार यहाँ आपातकाल की सिचुएशन बनी और राजनीतिक गतिरोध के चलते यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ठीक है, हालांकि यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री का नाम नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, क्योंकि आर्थिक संकट से गुजर रहा है इस समय श्रीलंका, और ऐसे में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस्तीफा दिया है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, जो कि महिंद्रा राजपक्षे के भाई हैं, इन्होंने दूसरी बार आपातकाल यहाँ घोषित कर दिया है। तो श्रीलंका की
यदि मैं बात करूँ तो श्रीलंका के बारे में बेसिक चीज़ें और बेसिक करंट अफेयर आप लोगों को रट चुके होंगे। कुछ नई चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ की बता देती हूँ। देखो, सबसे बड़ा शहर इसका कोलंबो है। कोलंबो हालाँकि इसकी कमर्शियल कैपिटल है, ये भी आप लोगों को मालूम है। ठीक है? दो जो एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है कि हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? क्योंकि आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि कुछ नए फैक्ट रिवाइज कराए जाएँ। प्रीवियस और जो करंट के हैं, ये हम रिलेट कर चुके हैं। तो हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है श्रीलंका को ही। इसका जो पुराना नाम क्या था श्रीलंका का? सिलोन था। पहले इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था, फिर 1972 से इसे श्रीलंका के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है? और एक वेद्दा पूछा जाता है एग्जाम में, वेद्दा किस देश की जनजाति है? तो वेद्दा जनजाति ये श्रीलंका से ही संबंधित हो जाएगी। इसके अलावा देखो, एक कॉमन क्वेश्चन है, आप स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे होंगे, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये सिरुमाव भंडार नायके थी। कहाँ की? तो ये श्रीलंका की ही थी। ठीक है? इतने फैक्ट आप लोगों को याद हो गए। हालांकि भारत के आसपास भी देखा जाए ना तो कुछ स्थितियां, जैसे कि अभी म्यांमार में 1 डेढ़ साल ही हुआ है इस न्यूज को। यहाँ क्या हुआ था? सेना का शासन लगा था। यहाँ की जो नेता थी आंग सांग सूकी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब ये भी कुछ वैश्विक मुद्दा उभर कर सामने आया था, यूनाइटेड नेशन तक ये मुद्दा गया था। ठीक है? अब बांग्लादेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बांग्लादेश तो हालांकि अ, तेजी से डेवलप कर रहा है, प्रति व्यक्ति आय में भारत को पीछे छोड़ चुका है। अच्छा, मालदीव भारत का मित्र राष्ट्र है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो महानिदेशक हैं, 76वें सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं अब्दुल्ला साहिद। ये कहाँ से हो जाएंगे? तो ये श्रीलंका से ही हो जाएंगे। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। एचपीसीएल, इसके नए सीएमडी कौन बने हैं? तो हाल ही में एचपीसीएल के नए सीएमडी जो हैं, ये पुष्प कुमार जोशी बन गए हैं, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ये मुकेश कुमार सुराना का स्थान लेने वाले हैं। ठीक है? जो एचपीसीएल है, ये तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी एक सहायक कंपनी है, जो कि भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 1974 में स्थापना हुई। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन ए संगीता सिंह का डिस्कशन अभी आया ही था। ये सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की अभी हाल ही में अध्यक्ष बनी है। नटराजन चंद्रशेखरन तो ये आपके टाटा ग्रुप से रिलेटेड हो जाएंगे। जबकि सोनाली सिन्हा ये भी हाल ही में भारत की सीजीए बनी है। सीजीए दैट इज कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंटेंट्स। जबकि जो हमारे सीएजी हैं, देखिए सीजीए और सीएजी में कंफ्यूज नहीं होंगे। सीएजी कौन है? जीसी मुर्मू। सीजीए कौन बनी है? सोनाली सिंह, ये बन गई है। अगला प्रश्न स्कीम से रिलेटेड है। निथन्ना बीमा योजना, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। खास तौर पर जो हथकरघा और बुनकर हैं, इस काम से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हें बीमा कवरेज प्रोवाइड कराने के पर्पज से, मतलब कि इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ग तक के जो भी आयु, मतलब इस कैटेगरी में जो आते हैं, इन्हें 5 लाख रुपए तक का इनके लिए बीमा कवरेज बढ़ाया गया है। इसके तहत इस बीमा का जो लाभ है, ये जो बुनकर है, इसके सहायक कर्मचारी, इसकी मृत्यु जब हो जाए तो उसके परिवारों को ये सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। ये बीमा योजना है तेलंगाना की। तेलंगाना, इसकी लोकेशन आप देखते ही हैं इंडिया के मैप में कहाँ है। थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को कुछ अलग फैक्ट बता देती हूँ। हैदराबाद इसकी राजधानी हो जाएगी। हैदराबाद ये तो आप बेसिक जीके में पढ़े ही हैं, मूसी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला पूछा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हैदराबाद ही हो जाएगा। अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या घोषणा की है कि ये दुनिया का मतलब भारत में वैसे चौथा डेटा सेंटर, लेकिन सबसे बड़ा डेटा सेंटर इसका हैदराबाद में ही स्थापित किया जाना है। ठीक है? और अभी 8 मार्च को क्या मनाया गया? 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसी मौके पर हैदराबाद में भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला, मतलब महिलाओं के लिए ही पूरी तरह से महिला स्वामित्व वाला पहला इंडस्ट्रियल पार्क, पहला औद्योगिक पार्क है ना जो, ये यही स्थापित हुआ है। पोचमपल्ली तेलंगाना का एक गांव है। इसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया। और पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी 8 से 10 दिन में ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, दुनिया की सबसे बड़ी जो 3 व्हीलर फैक्ट्री है ना, 3 पहिया गाड़ियों के लिए, ये तेलंगाना में ही स्थापित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन, या आप कह सकते हैं इसका
चौथा एडिशन ये कहाँ होना है? तो इसका जो आयोजन है ये पंचकुला हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है, खेल मंत्री हैं जो अनुराग ठाकुर, इन्होंने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आधिकारिक लोगो है ये लॉन्च कर दिया है। इसका मस्कट जरूर याद रखना, इसका जो मस्कट है शुभंकर ये हो जाएगा धाकड़। चौथा संस्करण है, पंचकूला में आयोजित किया जाएगा। 8,000 से ज्यादा एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो पहला एडिशन इसका हुआ था दिल्ली में, दूसरा एडिशन हुआ इसका महाराष्ट्र में, तीसरा हुआ असम में, असम के गुवाहाटी में, और अब चौथा हो रहा है हरियाणा में, हरियाणा के पंचकुला में। ठीक है, जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा एडिशन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दूसरा एडिशन अभी हाल ही में बैंगलोर कर्नाटक में हुआ, जिसमें कि जैन यूनिवर्सिटी ये टॉप पर रही थी, जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर। ठीक है, अब गुजरात, तो देखो सबसे बड़ा जो डिफेंस एक्सपो आप कह सकते हैं, डेफ एक्सपो, जो कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है हर 2 साल में, गुजरात के गांधीनगर में होना था, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते ये रद्द कर दिया गया था। ये जरूर याद रखेंगे, कहाँ होना था? गुजरात के गांधीनगर में। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में अपने ही देश भारत ने की है। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ फिल्म पुनरुद्धार, ये है क्या? कहने का मतलब है कि सिनेमा जगत को और आगे ले जाने के लिए, यानी कि भारतीय सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और इसे डिजिटाइज करने के पर्पज से ये 363 करोड़ रुपए की परियोजना है, जो कि भारत के ही द्वारा शुरू की गई है, जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, इन्होंने इसकी घोषणा की है कि इतना पैसा इसमें आवंटित किया जाएगा भारतीय सिनेमा को संरक्षित और आने वाली जो पीढ़ी है इन्हें दिखाने के लिए कि भारतीय सिनेमा की ये हिस्ट्री रही है, इसे पुनर्स्थापित और संरक्षित किया जाना है। ठीक है, हालांकि आप ये भी रिलेट कर सकते हो, जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे दुनिया नहीं, भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी है, ये बनाने जा रहा है। अन्य कंट्रीज ने कुछ किया है क्या? अभी कुछ पॉलिसीज वगैरह आप यदि रिलेट कर सको, तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की थी, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। ब्रिटेन का तो आप जानते ही हो, राइट टू रिपेयर कानून, राइट टू रिपेयर कानून चर्चे में था। और अभी हाल ही में अमेरिका की जो संसद है, यहाँ मतलब दिवाली को अवकाश घोषित किए जाने को लेकर के, अमेरिका में भी दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, इसे लेकर के एक विधेयक लाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन सिस्टम को किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया गया है एल्स्टाम कंपनी है, जो कि फ्रांस की है। ये RRTS सिस्टम ये एक्चुअल में है क्या? देखो इसके बारे में आप लोगों को समझाती हूँ, यहाँ मैप तो नहीं रख पाई हूँ लेकिन समझा देती हूँ आप लोगों को, कुछ तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये दिल्ली है, दिल्ली से सटे कुछ एरिया हैं, जैसे कि लोकेशन में एग्जैक्ट नहीं बता रही कि यही है, बस डायग्राम से एक मोटा माटी अंदाज लगाने के लिए आप लोगों को। दिल्ली, फिर मेरठ, ये गाजियाबाद हो गया, है ना, गाजियाबाद के बाद एक और ले लो, यहाँ फरीदाबाद हो गया। देखो आप जिस क्षेत्र में भी रहते होगे ना, आपके किसी क्षेत्र का मतलब आप जहाँ रहते हो कुछ ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, बहुत बड़ी सिटी नहीं है, तो आप लोग देखते होंगे कि यदि आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप उस क्षेत्र में जो फेमस सिटी होती है, एक तरह का हब बन जाता है ना, कि चलो कोई भी शॉपिंग करनी है, हमारे एरिया में मिलता नहीं, हम छोटे छोटे रीजनल एरिया में रहते हैं तो यहाँ चलते हैं, हर चीज का पॉइंट है, हब है एक तरह से, कि हमें कुछ महंगी चीज लेनी है, कुछ घर का बहुत ज्यादा सामान लेना है, तो वो हब होता है। जैसे कि पढ़ने के लिए बच्चे मोस्टली दिल्ली से सटे एरिया के जो लोग हैं, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली ही आएंगे। फिर भाई डेवलप्ड सिटी है तो रहने के उस पर्पज से ही यदि आप कह लो, डेवलप्ड है तो रहने के पर्पज से भी यही कि चलो दिल्ली में शिफ्ट हुआ जाए, रोजगार के अवसर ज्यादा है ना, तो एक तरह का हब बना हुआ है दिल्ली आसपास के क्षेत्रों के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि ये आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं ये दिल्ली में आए दिन ट्रेवल करते हैं, तो ट्रेन तो वैसे ही भरी रहती है, तो ऐसे में क्या है कि लोगों का पर्सनल व्हीकल भी होता है कि चलो हमारे पास खुद की गाड़ियां हैं तो इसमें हम इसमें ट्रेवल कर लेंगे, दिल्ली ज्यादा दूर है नहीं, हमारा काम भी हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ दिल्ली के सिटी के अंदर ना ट्रैफिक है, जो रोड का जो ट्रैफिक है ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आसपास के जो क्षेत्र के लोग हमें ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर रहे हैं कि ट्रेन में भीड़ चलती है, तो कैसे पर्सनल व्हीकल ही उठा करके चल दिए। वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि इकोनॉमी और यहाँ पढ़ना रहना इस पर्पज से लोग यहाँ आए दिन ट्रेवल करते रहते हैं। इससे क्या होता है, ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। अब मेट्रो स्टेशन भी मतलब बन जाएगा, मान लो मेट्रो स्टेशन भी बन जाएगा, तो यहाँ लोड ज्यादा क्रिएट करेगा। क्यों लोड ज्यादा क्रिएट करेगा? देखो, जो मेट्रो होता है ना, किसी भी पर्टिकुलर शहर के अंदर बनाया जाता है, छोटे छोटे इंटरवल्स को कवर करने के लिए एक तरह के ट्रेवलेटर्स के रूप में कार्य करता है, ताकि क्राउड को जो कंट्रोल कर सके, है ना। तो इसलिए ये जो सिस्टम है RRTS, इसे प्लान किया जा रहा है। और इससे क्या होगा कि लोगों को इन शहरों के बीच किसी भी सर्विस को बिना नुकसान पहुंचाए हुए फास्ट और लॉन्ग डिस्टेंस, ज्यादा दूरी तक ये पहुंचाएगी। मेट्रो क्या है, शहर के अंदर ट्रेवल करने के लिए छोटे छोटे डिस्टेंस को कवर करता है, लेकिन ये RRTS सिस्टम ये लॉन्ग डिस्टेंस को भी कवर करेगी और फास्ट तरीके से ये सर्विस प्रोवाइड कराएगी। अभी 21 स्टेशन बनने हैं इसके लिए, और ऐसा कहा गया है कि 5 से 10 मिनट में एक ट्रेन आएगी, और ऐसी फ्रीक्वेंसी में आएगी कहा जा रहा है। और ऐसा भी कहा गया है कि यदि ये नेटवर्क बन जाए तो इस नेटवर्क की वजह से 2032 तक 1.7 मिलियन पैसेंजर जो कि रोड से ट्रेवल करते हैं, उन्हें सुविधा हो सकेगी। तो इससे होगा क्या, क्राउड कम होगा, है ना। दिल्ली आने जाने वाले लोगों की सुविधा हो सकेगी, क्योंकि दिल्ली से लोग आते भी हैं, दिल्ली के लोग जाते भी हैं, उस हिसाब से। सबसे बड़ा एडवांटेज यदि हम कहें तो इसकी पॉल्यूशन कम होगा, कार्बन फुट प्रिंटिंग, मतलब पूरी तरह से कह लो तो दिल्ली, आप हमेशा सुनते हो कि जब भी IQR की लिस्ट जारी की जाती है प्रदूषित शहरों की, प्रदूषित राजधानी की, जैसे अभी लिस्ट जारी की गई थी कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। सबसे प्रदूषित राजधानी, तो ये दिल्ली का ही नाम टॉप पर था। तो ऐसी समस्या से भी निजात मिलेगी, और ये काम किया जा रहा है फ्रांस की इस कंपनी के द्वारा। ठीक है, अभी आपके बिहार PCS में मैं तो आपको काफी बार बताई थी कि आपका S-400 को लेकर के, AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के जो समझौता है, ये रशिया के साथ है ना। अभी कंपनी का नाम पूछ लिया गया था क्या, राफेल विमान का पूछा गया था क्या, राफेल विमान का, तो द असॉल्ट एविएशन राफेल विमान का। ये ऐसे भी प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए मैं सोची कि कभी ऐड करूंगी, तो ये भी आप लोगों को रिलेट करते हुए बता दूंगी। बोइंग कंपनी अमेरिका की है, जिससे भारत चीनूक हेलीकॉप्टर परचेस कर रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, मैंने आसान भाषा में ही समझाया है। और आप लोगों को स्पोर्ट्स वाला सेक्शन जब मैंने कवर कराया था, तो ये बताया था कि भाई एशियन गेम्स 19th एडिशन है इसका, 2022 में होने हैं, लेकिन अभी चाइना होने कहाँ थे, चाइना के होंगजू में, है ना। लेकिन अभी यहाँ कोरोना का जो प्रकोप है ये फिर से बढ़ने लगा है, तो ऐसे में ये जो एशियन गेम्स है 2023 तक के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। देश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के कारण अगले साल तक ये एक्सटेंड किए गए हैं। बस इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। चलो, एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं स्पोर्ट से ही रिलेटेड है। 2022 में कोई स्पोर्ट्स हुआ क्या जो हमें याद रखना है, तो बिल्कुल याद रखना है। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप, हालांकि हुए तो बहुत ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। न्यूजीलैंड में ये आयोजन किया गया था। इसमें जो विजेता रही थी ना, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम रही थी। हालांकि नेक्स्ट ईयर 2023 में जो ICC मेंस वर्ल्ड कप होने हैं, इसे होस्ट करेगा अपना देश भारत। ठीक है, अभी 2020 के जो समर ओलंपिक हुए टोक्यो जापान में संपन्न हुए हैं। अब जो नेक्स्ट समर ओलंपिक होंगे, क्योंकि 4-4 साल में होता है, आप लोगों को मालूम है, तो ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, फ्रांस के पेरिस में। 2025 का टारगेट भारत सरकार के द्वारा किसके लिए है, टीबी मुक्ति के लिए है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी गांवों को मुफ्त मुफ्त नहीं है, सॉरी, ये मुख्य हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है। तो इंटरनेट का जमाना तो है ही। देखो, केरल ने ऑलरेडी फैसला कर दिया था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, और फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी देने वाला ये भारत का पहला राज्य बना था। ऐसे में भी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि गांव के लोगों को भी मतलब डिजिटल फैसिलिटीज से जोड़ा जाए, तो इसके लिए इन्हें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने की घोषणा की है। 58,000 से अधिक स्थानों पर फ्री वाईफाई, वायरलेस फैसिलिटीज का फुल फॉर्म होता है फ्री
वाईफाई की सुविधा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनने वाला जो ग्राम सचिवालय भवन है, इसके 50 मीटर के दायरे में लोगों को इस वाईफाई सुविधा का जो लाभ है ये मिल सकेगा। और इसके लिए सरकार जो है 58,000 से अधिक ग्राम सचिवालय स्थापित करने की योजना पर कार्य कर भी रही है। बात कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश से आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें आज यहाँ से रिलेट करो। देखो, सहारनपुर है, सहारनपुर में भारत का पहला मास्क एटीएम जो कि स्थापित किया गया है। ठीक है। और नोएडा, नोएडा में भारत की पहली पॉड टैक्सी, ये 2024 से चलाई जाएगी। 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट यही बन करके तैयार हुआ है। और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला जो भारत का पहला राज्य है ना, ये उत्तर प्रदेश ही बन गया है। कानपुर, कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया गया है। इसी कानपुर के पनकी से मध्य प्रदेश में जो बीना रिफाइनरी है ना, सागर की बीना रिफाइनरी, इसके लिए पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन है जो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही द्वारा किया गया था। अभी यहाँ की सरकार ने ये भी घोषणा की थी कि 5,000 से ज्यादा के गिफ्ट आप ले नहीं सकते। साथ ही अपनी संपत्ति है जो, इसे शो करना होगा। विधायक मतलब यहाँ के मंत्रियों को ये कहा गया था। उत्तर प्रदेश तो देखो 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया और इसे अभी हाल ही में जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है। इसके अलावा अभी हाल ही में रिपब्लिक डे में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी रही लगातार 2 वर्ष से उत्तर प्रदेश की है। इस वर्ष का कौन सा था? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाला। पिछले वर्ष वाला ये अयोध्या वाला था। ठीक है। महाराणा प्रताप की जयंती, देखो मैंने आप लोगों को इनकी पुण्यतिथि ये जनवरी में याद करवाई थी। अब जयंती यानी कि जन्म कब हुआ? तो 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 540 में इनका जन्म हुआ था राजस्थान के कुंभलगढ़ में। ठीक है। 9 मई को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। और आपको खांसी की आवाज सुनाई दी होगी, है ना? तो हमारी मम्मी जी हैं, पास में ही है, इसलिए आपको थोड़ा सा वो आवाज आई होगी। ये आगे पीछे चीजें हो गई हैं। महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। ये जो थे 13वें राजा थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजा थे। और हल्दी घाटी का जो युद्ध है ना, आप इन्हीं का नाम सुनते हैं हल्दी घाटी युद्ध में। और हल्दी घाटी में इन्होंने जो वीरता दिखाई, इनकी वीरता का वर्णन किया गया है रीमा हुजा की जो किताब है महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर्स में। ठीक है। तो ये जरूर याद रखेंगे। और इनका निधन जो है 19 जनवरी को हुआ था, इसलिए 19 जनवरी को है ना हम किस लिए मनाते हैं? इनके पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। 8 मई को हालांकि रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो 180 कंट्रीज के बीच में इंडिया रहा है 150 स्थान पर। टॉप पर इसमें नॉर्वे हो जाएगा। मजदूर वर्ल्ड लेबर डे जो है ना, ये आपका 1 मई को मनाया जाता है। मैंने कल आप लोगों से मतलब प्रीवियस ईयर वीडियो में जो पूछा था एस्टोनिया राइट आंसर था। अब आपका सवाल है, आज का सवाल आप लोगों के लिए, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो इसका जो भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियो को लेकर के आपके जो भी फीडबैक है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।